डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 12th, विषय पॉलिटिकल साइंस। जैसे कि कल अपना जो मूल अधिकार चल रहा था, उसमें दूसरा मूल अधिकार था, वो चल रहा था स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें चल रहा था निवास की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 19 फर्स्ट अणे के अनुसार भारत क्षेत्र के किसी भी भाग में कोई भी व्यक्ति जाकर के निवास कर सकता है। फिर आता है वृत्ति या व्यापार की स्वतंत्रता। भारत के किसी भी कोने में जाकर कोई व्यक्ति निवास कर सकता है, व्यापार कर सकता है, अपनी आजीविका कमा सकता है। अनुच्छेद 19 फर्स्ट 6 इस अनुच्छेद के द्वारा भारत के नागरिकों को वृत्ति, आजीविका, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20, 21, 22 के द्वारा व्यक्तिगत जो मौलिक स्वतंत्रता है, उनकी व्यवस्था की गई है। नंबर 1 कि अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के विषय में संरक्षण, जो अनुच्छेद 20 के द्वारा किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया हो। नंबर 2, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक उसको दंडित या सजा का प्रावधान नहीं है। नंबर 3, किसी भी अपराधी को जो निर्धारित सज़ा है उससे ज़्यादा सज़ा उसको नहीं दी जा सकती। फिर है जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता। हर व्यक्ति को भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का जीने का उसको अधिकार है और उसको कुछ व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी उसकी निर्धारित की गई है और वह कहीं भी निवास कर सकता है और इस बारे में अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जी सकता है। फिर है बंदीकरण में संरक्षण। बंदीकरण में संरक्षण, जो बंदीकरण है, ये बंदीकरण में संरक्षण क्या है? अनुच्छेद 22 में इन बंदी व्यक्तियों का वर्णन किया गया है। नंबर 1, उसे बंदी बनाए जाने का कारण जानने का अधिकार है कि उस व्यक्ति को बंदी क्यों बनाया जा रहा है, उसे पूछने का अधिकार। नंबर 2, उसे स्वयं के लिए कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार और वह व्यक्ति कानून का सहारा भी ले सकता है। तीसरा, 24 घंटे के भीतर बंदी को, किसी व्यक्ति को अगर बंदी बनाया गया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसे न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत करने का अधिकार बहुत ज़रूरी है। यानी 24 घंटे के अंदर अंदर उस बंदी को न्यायाधीश के समक्ष पेश करना पड़ता है। फिर है बेटा निवारक नज़रबंदी। निवारक नज़रबंदी ये है क्या? किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने की जो प्रक्रिया है, यह निवारक नज़रबंदी कहलाती है। कोई सभा, कोई सम्मेलन, कोई जुलूस का अगर आयोजन है और वहाँ पर यह अवगत हो जाता है कि यह व्यक्ति इस सभा में या इस सम्मेलन में हुड़दंग करवा सकता है, अशांति फैला सकता है, तो पुलिस के द्वारा उसे बंदी बना लिया जाता है और उसे पुलिस स्टेशन में रखा जाता है, मगर उस पर किसी प्रकार का कोई FIR लॉज नहीं किया जा सकता। और यह किसी भी व्यक्ति को जो ऐसे अपराध में लिप्त है
उसे 3 माह से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता। मगर ऐसा कब किया जाता है? किसी भूतपूर्व न्यायाधीश के द्वारा ऐसा करने की सिफारिश की गई हो, यानी अपराधी को अपराध रोकने की जो प्रक्रिया है वह निवारक नज़रबंदी कहलाती है। जैसे देखिए, निवारक नज़रबंदी से तात्पर्य किसी न्यायिक प्रक्रिया से है। यह अपराधी को दंडित करने से नहीं, बल्कि उसे अपराध को रोकने की प्रक्रिया है। किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक इस कानून के तहत बंदी नहीं रख सकते जब तक कि परामर्शदात्री समिति, जिसमें एक व्यक्ति उच्च न्यायालय का जज हो, उसकी अनुमति अवश्य प्राप्त हो चुकी हो। फिर है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यह है 1980। दिसंबर 1980 को हमारी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश लागू किया, जो बाद में वह एक कानून का रूप उसने धारण कर लिया। इसका उद्देश्य है सांप्रदायिक और जातीय दंगे, संप्रदाय के नाम पर या जाति के आधार पर किसी प्रकार का कोई जो दंगा है, वह हमारे देश के लिए एक खतरनाक गतिविधियों को रोकने के लिए उन व्यक्तियों के विरुद्ध ऐसा किया जाता है। तो देखिए, पुनः रिवाइज करते हुए, निवास की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 फर्स्ट में किसी भी भारत के किसी भी भाग में जाकर के निवास करने की गारंटी है। वृत्ति व्यापार के लिए अनुच्छेद 19 फर्स्ट 6 भारत के नागरिक आजीविका व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता 20, 21 और 22 अनुच्छेद में प्रदान की है। अपराधों के दोष के लिए संरक्षण अनुच्छेद 20 में किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता जब तक उसका अपराध सिद्ध न हो जाए, और किसी भी दंडित व्यक्ति को तब तक सज़ा नहीं मिल सकती अपराध सिद्ध न हो जाए। दूसरा, एक अपराध के लिए एक सज़ा का ही प्रावधान है। फिर है जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर वंचित नहीं किया जा सकता। बंदीकरण में अनुच्छेद 22 में इसका वर्णन है। उसे बंदी बनाए जाने का पूछने का उसे अधिकार है, मुझे बंदी क्यों बनाया जा रहा है। दूसरा, उसे स्वयं अपनी कानूनी पैरवी या कानून की सहायता लेने का भी अधिकार है। तीसरा, 24 घंटे के अंदर अंदर उसे निकटतम न्यायालय में न्यायाधीश के समक्ष उसको पेश करना पड़ता है। फिर आता है निवारक नज़रबंदी। कि निवारक नज़रबंदी तात्पर्य मैंने आपको भी बताया था, पुनः ये मोस्ट है निवारक नज़रबंदी। इसका विशेष ध्यान रखेंगे परीक्षा की दृष्टि से कि किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने की जो प्रवृत्ति है वह निवारक नज़रबंदी है, उस पर नज़र रखी जाती है। किसी सभा, जुलूस, सम्मेलन में अगर वो अशांति फैलाने की कोशिश करता है या उसकी सूचना है तो उस पर नज़र रखी जाती है और उसे पुलिस थाने में लिया जाता है, और 24 शांति होने पर उसको छोड़ दिया जाता है और उस पर कोई किसी प्रकार का कोई FIR लॉज नहीं किया जाता है, और ऐसे व्यक्ति को 3 माह से ज़्यादा किसी प्रकार से नहीं रखा जा सकता है। ये था आपका निवारक नज़रबंदी। ऐसा तभी होता है जैसे किसी उच्च न्यायालय का भूतपूर्व न्यायाधीश की अनुमति हो। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम दिसंबर 1980 को सरकार ने प्रस्तुत किया, जो बाद में हमारे नागरिकों के लिए कानून बना, जिसका एक उद्देश्य था संप्रदाय या जातीय संप्रदाय के नाम पर या कोई जातीय दंगे के नाम पर देश की सुरक्षा के लिए जो भी खतरनाक या देश की
को कानून का उल्लंघन करने पर जो गतिविधियां, एक्टिविटी हैं, उनके लिए जो उत्तरदायी व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध ऐसा किया जाता है। फिर है गैर कानूनी कि पोटा कानून यानी हथियार। पोटा कानून को समाप्त कि आप बिगर लाइसेंस युक्त हथियार नहीं रख सकते। गवर्नमेंट की अनुमति, परमिशन, लाइसेंस होने के बाद ही आप हथियार रख सकते हैं। कानून को समाप्त करने के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर, जो राष्ट्रीय स्तर है जैसे भारत, अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्तर पर आतंकवाद से निपटने के लिए, जो आतंकवाद है, आतंक का मतलब होता है भय, डर, भय या डर से अपनी किसी बात को मनवाना आतंकवाद कहलाता है, के निपटने के लिए कुछ कठोर कानून की आवश्यकता पड़ी। वह हमने अनुभव भी किया और दिसंबर 2004 में गैर कानूनी गतिविधियों निरोधक अध्यादेश जारी हुआ, पोटा कानून। तो पोटा कानून देखिए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों पर जो आतंकवाद है उसको रोकने के लिए यह कानून 2004 में किया गया। और ये इसमें बताया गया है कि आतंकवाद भय या डर, आतंकवाद का मतलब होता है भय या डर से अपनी बात को मनवाना आतंकवाद कहलाता है। इस प्रकार से 2 मूल अधिकारों का आपका वर्णन कंप्लीट हुआ। कल तीसरा मूल अधिकार है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।